नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका प्रथम का अध्याय है रीढ़ की हड्डी, जिसका एक अंश हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं। अर्थात पूर्व के वीडियो में हम इसका आधा भाग अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आके देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप तीनों चाय पी रहे हैं। रामस्वरूप की लड़की उमा को देखने के लिए शंकर और उनके पिता गोपाल प्रसाद आते हैं, अर्थात विवाह के लिए उमा को देखने के लिए आते हैं। तो वो आपस में चाय पीते हुए बात करते हैं कि शंकर कहता है खकार कर सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहता है चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं, और वह क्या है कि कौन सा टैक्स है वो? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह टैक्स ऐसा है कि जनाब कि देने वाले चूं भी न करेंगे, अर्थात चुपचाप दे देंगे। बस शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड, अर्थात खूबसूरती का पैमाना, स्टैंडर्ड के माफिक, अर्थात खूबसूरती के पैमाने के अनुसार अपने ऊपर टैक्स तय कर ले कि जितनी खूबसूरत है उतनी ही टैक्स देगी। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। अर्थात कोई भी महिला अपने आप को कम खूबसूरत नहीं कहेगी, सभी अधिक खूबसूरत मानकर अधिक टैक्स देंगे। तो ये इस कथन के माध्यम से उस समय गोपाल प्रसाद जी ने ये व्यंग किया है कि महिलाओं पर व्यंग किया है कि महिलाएं या स्त्रियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन अपने आप को कम खूबसूरत स्वीकार नहीं करती हैं। रामस्वरूप जोर से हंसते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया है, अर्थात बेतरतीब, बेढंगा हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं कि लीजिए। समोसे की तस्तरी उनकी तरफ बढ़ाते हैं, प्लेट। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। कि पहले के ज़माने में तो ये खूबसूरती का विषय उठता ही नहीं था। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, अर्थात शंकर की तरफ मुख करके कहते हैं, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू, किस मामले में? शंकर कहता है किस मामले में? रामस्वरूप कहता है यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, जबकि पूछा शंकर से जाता है तो गोपाल प्रसाद बीच में ही बोलते हैं कि यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है कि लड़की खूबसूरत हो, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही हो। बात यह है कि हम आप भी मान जाएं, मगर घर की औरतें राजी नहीं होती हैं। आपकी लड़की तो ठीक है ना, अर्थात आपकी लड़की तो खूबसूरत है ना? रामस्वरूप कहता है जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा, कि आप स्वयं देख लेना कितनी खूबसूरत है। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए, अर्थात ये रस्म जो सगाई की फिक्स ही समझिए। रामस्वरूप, हैं, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है, हैं। गोपाल प्रसाद, और जायचा अर्थात जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा, कि दोनों का जन्म पत्र मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का या जन्म पत्र का मिलान क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ ही समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना?
अब राम स्वरूप चिंतित हो जाते हैं, चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह है पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से ज़्यादा मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है ज़्यादा पढ़ा लिखा कर। रामस्वरूप, नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से, अर्थात बुद्धिमान लोगों से, कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? तो ये व्यंग किया गया है लेखक के द्वारा तत्कालीन समय पर जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। अर्थात लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक समान नहीं है। अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स, राजनीति वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। फिर गृहस्थी कौन चलाएगा अगर महिलाएं ये सब करेंगी तो? जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अर्थात ये जो कार्य है पढ़ाई लिखाई का, ये सिर्फ पुरुषों के जिम्मे है, स्त्रियों के जिम्मे नहीं है, स्त्रियों का कार्य नहीं। जैसा कि ये दोनों तीनों उदाहरण दिए हैं कि मोर के बाल होते हैं, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। अर्थात पुरुष ही पढ़ सकता है, स्त्री नहीं। फिर उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाता हुआ रामस्वरूप भी एक उदाहरण देता है, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं है। अपनी बात पर हंसते हैं। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी, अर्थात अर्थात ऊंची शिक्षा भी ऐसी चीज़ों में से एक है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, पुरुषों के लिए है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका, अर्थात मैं पी चुका हूँ। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, आप, कि आप भी ले लो चाय और। गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे। क्या बताएं, यह मक्खन के टोस्ट तो थे, लेकिन मक्खन नहीं आया है, रतन लेने के लिए गया है। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट थोड़ी भरना था। अर्थात पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं हूँ। रामस्वरूप, हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? रामस्वरूप गोपाल से पूछते हैं कि सिगरेट मंगवाऊं क्या? गोपाल कहता है, जी नहीं। तो रामस्वरूप अपने पत्नी को कहते हैं, जरा पान भिजवा देना। उससे प्रतिकार्थ ये है कि उमा को, उनकी लड़की उमा को भेज दो, जो पान लेकर आ जाए। तो पान की तस्तरी प्लेट हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर, अर्थात गौर से, और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं, एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। रामस्वरूप, हैं, यही है, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला, सोने की फ्रेम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते हैं, चश्मा? अर्थात उससे अंदाजा लग गया है कि वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है। रामस्वरूप जरा शक पकाकर, थोड़ा सा घबरा कर कहते हैं, जी वह पिछले महीने में इसकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है।
गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना, अर्थात मैंने ऊपर फरमा ही दिया कि मैं मैट्रिक पास है। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में बोले कि बैठो बेटी बैठो। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। तो उमा तख्त पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर छवि है, चेहरे पर सुंदरता भी है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? राम स्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, कि सितार भी बजाना जानती है, बाजा भी बजाना जानती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर बैठती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर होता है, स्पष्ट होता है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी, अर्थात जो चोरी चोरी नज़रों से उसको देख रहा था, आंखों से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप कहता है, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद कहता है, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहता है, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है कि नहीं? उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहता है, हाँ, वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, अर्थात इसी ने बनाई है। और वह उस दीवार पर भी जो लगी हुई है, वह भी इसी ने बनाई है। गोपाल प्रसाद फिर पूछता है, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह, अर्थात सिलाई वगैरह भी जानती हो कि नहीं? तो रामस्वरूप फिर जवाब देता है कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे है, कि पूरे घर की सिलाई की जिम्मेदारी इसी के ऊपर है। यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं, मेरी कमीज भी यही सिलती है। फिर गोपाल प्रसाद कहता है कि ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं? उमा चुप हो जाती है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं बोलने के लिए। उससे कहते हैं कि जवाब दो, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाई। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, और राम स्वरूप सकपकाते हैं, घबराते हैं थोड़ा। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से जरा शर्माती है। इनाम तो इसने, फिर बात बीच में कट जाती है और गोपाल प्रसाद रूखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, कि इसे भी तो बोलना चाहिए, हम इसकी वाणी तो सुने, कैसी है कैसी नहीं। राम स्वरूप उमा से कहता है, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, कि ये क्या कह रहे हैं, इनका जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना छोड़ देता है। तो कुर्सी मेज के माध्यम से ये उमा के कथन से व्यंग किया गया है कि तत्कालीन समय में स्त्रियों की इसी प्रकार की स्थिति थी कि उसको एक विक्रय की वस्तु समझी जाती थी, उसके सभी गुण परखे जाते थे। अगर वो उन गुणों में सटीक होती थी तो जिस प्रकार से वस्तु खरीदी जाती है उसी प्रकार से वो रिश्ता कर लिया जाता था। तो राम स्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं, उमा, उमा, कि यह तुम क्या कह रही हो? उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय श्रीमान मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जो इस प्रकार से एक एक चीज पूछ रहे हैं, जांच कर रहे हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, कि लड़कियां क्या अपने अरमान अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती? क्या उनकी चोट नहीं लगती? जो इस प्रकार से इधर उधर से देख रहे हैं, चाल देख रहे हैं, वाणी देख रहे हैं, गाना बजाना देख रहे हैं, क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या उनको दुख नहीं होता है? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं कि ये भेड़ बकरियों के समान पराधीन थोड़ी हैं?
जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर और फिर काटता है। गोपाल प्रसाद ताव में क्रोध में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं एक वस्तु की भांति। और जरा अपने इन साहबजादे राजकुमार से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे, आसपास क्यों घूम रहे थे, और वहां से कैसे भगाए गए थे पीट पाट कर। शंकर, बाबूजी चलिए, अब उसको बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है, वो कहते हैं बाबूजी यहाँ से चलो। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप हो जाता है। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, अर्थात शिक्षा ही ली है, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है, जो लड़कियों के हॉस्टल के आसपास ताक झांक करता रहता था। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर वहां से भागे थे, गर्ल्स हॉस्टल से। रामस्वरूप उमा को चुप चुप करने के लिए कहता है, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक ही पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेड ढूंढ कर उठाते हैं, बीए पास। ओह, ओहो, गजब हो जाता। झूठ का भी तो कोई ठिकाना नहीं है कि कितना झूठ बोला है इन्होंने। कहाँ मैट्रिक, कहाँ बीए पास। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन जो इतना कमर झुका के बैठा रहता है, कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, अर्थात वो भी रुआं सा आ जाता है अपनी बेइज्जती सुनकर। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाता है, हताश निराश होकर। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा घबराती हुई प्रवेश करती है कि क्या हो गया है। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। इतने में उनका नौकर रतन आता है। रतन कहता है, बाबूजी मक्खन, जो कि मक्खन लेने के लिए गया हुआ था। अब सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो सब रतन की तरफ देखते हैं कि ये रिश्तेदारों के लिए मक्खन मंगाया गया था, जबकि वो तो वहाँ से पलायन कर भी चुके हैं और ये अब मक्खन लेकर आया है, और इस एकांकी का पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार से ये अध्याय संपूर्ण होता है। इसके प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं, जिन तीनों का लिंक आपको यहाँ एक जगह ही डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।